गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पर। कूलम्स लॉ लास्ट पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। कूलम्स लॉ क्या होता है? तो कूलम्स लॉ के लिए हमने जो फार्मूला निकाला था वो F इक्वल टू निकाला था। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये F जो था वो कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड बताता था, सिर्फ मैग्नीट्यूड। जबकि हमको पता है जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब है इस फोर्स से हम इसका डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कूलम्स लॉ का जो नॉर्मल फॉर्म था वो उसका डायरेक्शन नहीं बता पाता था। इसलिए कूलम्स लॉ के एक और फॉर्म की आवश्यकता पड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो हम लोग स्टडी करेंगे आज कूलम्स लॉ वेक्टर्स, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसके पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू होती है, कल हमने बताया था आपको, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके पहले 1/4πε0 को 1/4πε0 को कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सब हम लोगों ने कल सीखा था। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब दो चार्ज के बीच का स्पेस, दो चार्ज है Q1 और Q2, इनके बीच का जो स्पेस होगा वो एयर होगा या वैक्यूम होगा। एयर या वैक्यूम में से कोई भी होगा तो हम एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, 1/4πε0। लेकिन अगर दोनों चार्ज के बीच स्पेस ना होकर के कोई मीडियम रहेगा, तो जब मीडियम रहेगा तो हम उसके लिए यूज करेंगे इफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेज। तो हम लोग यूज करेंगे फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K क्या है? व्हाट इज K हियर? K इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इस K की वैल्यू होती है K इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये दो कांस्टेंट का रेशियो होता है। एक कांस्टेंट किसी मीडियम के लिए होता है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पे। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है क्या? जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि जो कूलम्स लॉ का नॉर्मल फॉर्म था वो सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता था। चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, इसलिए कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की जरूरत पड़ी। एक चीज और हम देख लेते हैं, यहां जो R है
वो आर जो है वो एवरी टाइप ऑफ डिस्टेंस, हर तरह के डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होता है कूलम्स लॉ। और चार्ज कैसे होने चाहिए? चार्ज जो है Q1 Q2 शुड पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता पॉइंट चार्ज क्या है। अगर डिस्टेंस के कंपेयर में चार्ज बहुत छोटा हो, अगर डिस्टेंस के कंपेयर में चार्ज बहुत छोटा हो, सपोज करिए ये चार्ज है Q1 और Q2 और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज मानेंगे। तो जो कूलम्स लॉ होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को देखने के लिए हमको कंसीडर करना पड़ेगा दो चार्ज, एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2। Q1 और Q2 दो चार्ज, सपोज करिए इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो Q1 और Q2 हम सपोज कर रहे हैं ये दोनों सेम नेचर के हैं। तो जब Q1 और Q2 सेम नेचर के होंगे तो Q1 Q2 पर एक फोर्स लगाएगा F, और Q2 Q1 पर भी एक फोर्स लगाएगा F। अब इस कंडीशन में दोनों F की वैल्यू इक्वल होगी। कैसे? क्योंकि फोर्स का जब मैग्नीट्यूड निकाला जाता है तो हमने पढ़ा अभी ऊपर कि 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सेम इस F की वैल्यू भी वही होगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मीन्स इस F की वैल्यू सेम है, लेकिन क्या इनके डायरेक्शन सेम है? नहीं, इनके डायरेक्शन सेम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 1 2 पर फोर्स लगाएगा, फोर्स एट 2 ड्यू टू 1। तो हम उस फोर्स को लिखेंगे, हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे F21 इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट 1/4πε0 दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम R स्क्वायर। और जब भी वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा जाएगा तो इस डिस्टेंस के साथ F21 है, इसलिए जो डिस्टेंस लिखा जाएगा वो R21 का यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? हमने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वो पर्टिकुलर वेक्टर डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है R21। तो इस R21 की जगह पे हम ये फॉर्म लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए भाई, तो F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर की जगह ये लिखा जा सकता है R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये कैसे आया? जैसे हम लोग क्लास 11 के वेक्टर वाले लेसन में पढ़ते थे, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वो वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाई वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। सेम ऐसे इसको लिखा गया। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो वो वेक्टर लिखा जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड। आप देखिए, इसका मतलब ये जो है ये फोर्स हो गया F21, इस F की वैल्यू, और इस F की वैल्यू फोर्स ड्यू टू 1, फोर्स एट 1 ड्यू टू 2। तो इसको लिखेंगे हम F12 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सेम रहेगा, लेकिन अब यहां पे लिखेंगे हम R12 का यूनिट वेक्टर, और R12 की जगह पे लिखा जाएगा F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसकी जगह पे लिखा जाएगा R12 का वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 का मैग्नीट्यूड। अब देखिए
इसको हम लोग लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए ये r क्या है, r इज डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, और इस r को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये r जो है r21 का भी मैग्नीट्यूड है और r12 का भी मैग्नीट्यूड है। अब क्या इन दोनों r की जगह पे सेम लिख सकते हैं? हम फ्री हैं लिखने के लिए, लेकिन ज्यादा सही कौन सा होगा? हम f21 की जगह पे लिख सकते हैं 1/4πε0 q1 q2 बाई, और देखिए इस r की जगह पे यहां पे r21 का फॉर्म है, इसलिए हम r21 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर, और इस यूनिट वेक्टर की जगह इसको लिख देंगे, वैल्यू पुट करेंगे r21 डिवाइडेड बाई r21 के मैग्नीट्यूड का वेक्टर। ये हो गया f21 की वैल्यू। सेम f12 की वैल्यू f1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाई r21 की जगह हम लिखेंगे r12 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर और r12 वेक्टर डिवाइडेड बाई r12। अब देखिए दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड डाल दीजिए, इसको 4, और फिर लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड 4। थर्ड और 4 को कंपेयर हम करेंगे तो हम देखेंगे कि 1 2 और 2 1 r12 इज इक्वल टू माइनस वैल्यू ऑफ r21। ये डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि r12 की जगह पे ले सकते हैं r2 माइनस r1, और इसकी जगह पे ले सकते हैं r1 माइनस r2। तो दोनों में सिर्फ निगेटिव का डिफरेंस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स F12 की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स 21। इसलिए कहा जा सकता है कि कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के इक्वल है। क्रिया प्रतिक्रिया आ रहा है कि नहीं, एक्शन रिएक्शन, सो इट इज इक्वल टू, इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ। थैंक यू।